नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ में हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। टीएमसी नेता की हत्या करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, वारदात के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। सिवान में बम और गोलों की तरह बरसने लगी ईंट पत्थर, छत पर चढ़कर किया गया हमला, कई लोग हुए उसमें जख्मी, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। किशनगंज में पकड़ी गई पाकिस्तानी महिला, अवैध दस्तावेज से पार कर रही थी बॉर्डर। वन दिल्ली ऐप का अपडेटेड वर्जन केजरीवाल सरकार ने किया लॉन्च। अब राजधानी में रियल टाइम बसों को मिलेगी जानकारी। बेटियों के चरण स्पर्श कर सीएम शिवराज ने दी प्रोत्साहन राशि, कहा समाज को देंगी नई दिशा। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुधवार को एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पलाश खान उर्फ फैजुल खान के रूप में की गई है। हत्या के बाद वो फरार चल रहा था। कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने अप्रैल 2022 में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर बीरभूम जिले के गांव में हुई हत्याओं के संबंध में एक मामला दर्ज किया हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस ने इस मामले में शिकायत के बाद 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। और आरोपी था कि 21 मार्च को आरोपी ने भादू शेख को निशाना बनाकर बम फेंका और वहां जमीन पर गिर पड़ा। शिकायतकर्ता अपने भाई को रामपुर हाट अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सीबीआई ने इस मामले की छानबीन के दौरान कई सबूत भी इकट्ठा किए। जांच के दौरान पता चला कि इलाके में 2 गुटों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी और एक गुट का नेतृत्व मृतक भादू शेख और दूसरे का नेतृत्व आरोपी कर रहा था। दोनों गुटों के बीच चल रही रंजिश के चलते भादू मारा गया था और इस मामले में आरोपी और अन्य 3 के खिलाफ जून महीने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। आरोपी तभी से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था और मामले की शुरुआत से ही फरार चल रहा था। आरोपी को भादू शेख पर बम फेंकते देखा गया और उसकी पहचान की गई। गिरफ्तार आरोपी को एजीएम रामपुर हाट की अदालत में पेश किया गया और उसे 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आपसी रंजिश को लेकर शाम 2 पक्ष के लोग बम गोले की तरह एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। घटना जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के सवाना की बताई जा रही है। बता दें कि पथराव करने का लाइव वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे लोग ईंट और पत्थर चला रहे हैं और इस घटना में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। दोनों पक्ष अपने मकान की छत पर खड़े होकर एक दूसरे पर काफी देर तक पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ पथराव और अवैध हथियार से फायरिंग करने की शिकायत दर्ज कराई है और सावाना गांव निवासी बादशाह सिंह के 40 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार सिंह ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया है कि 1 नवंबर को सवाना निवासी ललन सिंह का पुत्र पवन सिंह समेत कई लोगों ने उनके परिवार के लोगों से मारपीट की थी। इसके बाद उनके भाभी किशोरी देवी ने उनके खिलाफ थाने में आवेदन दिया था। इसके बाद उसकी शिकायत को वापस लेने के लिए उनके पड़ोसी दबाव बना रहे थे और शिकायत वापस नहीं लेने पर 2 नवंबर की शाम यह घटना हुई। सुनील का कहना है कि 2 नवंबर की शाम पवन सिंह, बिट्टू सिंह, पंकज सिंह और पिंटू सिंह बता दें और रविंद्र सिंह और अन्य लोगों ने गाली गलौज करते हुए अपनी छतों से उन्हें मारने के लिए पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस घटना में घर के कई सदस्य जख्मी हो गए हैं और यह भी कहा है कि अवैध पिस्टल से जान संवारने के लिए 5 जगह राउंड फायरिंग की गई और पीड़ित ने चोरी का भी आरोप लगाया। वहीं इस मामले में घर में घुसकर चोरी, गहने और कपड़ा निकालने की बात के आरोपी पक्ष के बेबुनियादी बताया। और बता दें कि थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें मिली है और पुलिस फिलहाल के लिए जांच में जुट गई है। बिहार के किशनगंज के गलगलिया बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से एक संदिग्ध पाकिस्तानी मूल की अमेरिकन नागरिकता वाली महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि महिला भारतीय सीमा से नेपाल
बिना वैध दस्तावेज के पार करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया है। बताया गया है कि महिला पहले भी इसी तरह से पकड़ी गई है और 11 महीने जेल में रह चुकी है। महिला का नाम फरीदा मलिक बताया जा रहा है। वह अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली बताई जा रही है। उसे फिलहाल किशनगंज महिला थाना रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूर्व में भी उत्तराखंड के एसएसबी ने महिला को पकड़ लिया था और वो 11 महीने भारत की जेल में रही थी। सजा काटने के बाद वापस उसे यूएस भेज दिया गया था। किशनगंज पुलिस ने एफआईआर को भी सूचित कर दिया है और गृह विभाग के विदेशी नागरिक विभाग को सूचित किया गया है और कोलकाता में यूएस काउंसलेट जनरल को भी सूचित किया गया। एसपी डॉक्टर इनामुल हक मांगू ने बताया है कि अनुसंधान ने यह पता चला है कि वो महिला मूल रूप से पाकिस्तान की है, लेकिन उसे पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर अमेरिका की नागरिकता ले रखी है। यूएस के पासपोर्ट, वीजा और डॉक्यूमेंट से भी इंडिया में ट्रैवल करती हैं। वो नेपाल वैडक ट्रैवल करती हैं। दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली ऐप का अपडेटेड वर्जन आज लॉन्च कर दिया है। दिल्ली वासियों को बसों की जानकारी और रियल टाइम मिलेगा। और बता दें, लोग वन दिल्ली ऐप के माध्यम से ई टिकट और दैनिक पास खरीद सकते हैं। ऐप के जरिए 7,300 से अधिक बस और 500 से अधिक बस मार्गों और 2,200 से अधिक ईवी चार्जर की लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद अब दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। वन दिल्ली ऐप के जरिए बसों की लाइव ट्रैकिंग, टिकट बुकिंग, डेली पास, फीडबैक और ईवी चार्जर्स से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि यात्रियों से प्रतिक्रिया और शिकायतों को ऐप पर साझा करने का अनुरोध करता है और ताकि हमें सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। और बता दें कि डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस ऐप की अवधारणा से लेकर क्रियान्वयन तक की संपूर्ण प्रतिक्रिया का हिस्सा रही है। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कन्या पूजन और दीप जलाकर की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की बेटियों को शिक्षा में सहयोग के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सामाजिक नेतृत्व के लिए सक्षम बनाया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का क्रियान्वयन इस उद्देश्य से ही प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी बेटियों के चरण स्पर्श किए और उनका अभिनंदन भी किया। इस दौरान बेटियों ने मध्य प्रदेश गाना और लाडली लक्ष्मी गाना की प्रस्तुति दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 1,447 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1,85,00,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, खुशी का अंदाज नहीं लगा सकते हैं, रोम रोम पुलकित हो गया है। आज वो बेटियां कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर रही हैं जिन्हें गोद में खिलाया था। उन नन्ही बेटियों को अपने हाथों से प्रमाण पत्र दिए थे। आज उन्हीं बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता राशि देने का सौभाग्य मिला। ये दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में याद किया जाएगा। बेटियों के विकास के लिए सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें, वो ऊंचे आसमान तक जाकर लंबी उड़ान भरें। ये बेटियां अपने साथ प्रदेश और देश का भविष्य को बनाने का कार्य भी करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेटियों को शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण मिले, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। शिक्षा को भर्ती में 50%, पुलिस की भर्ती में 30%, पंचायतों सहित स्थानीय निकायों में आरक्षण के प्रावधान से बेटी और बहनों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ये प्रयास निरंतर जारी रखेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी से आह्वान किया कि वो अपने लिए ही जीवन ना जिए बल्कि देश और समाज के लिए भी जिए। इसी में जीवन का सार्थकता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट,
taste, need a feast. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीते बुधवार को राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि यहां आने वाले टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए समुचित इंतजाम किए जाएं। मिश्रा ने कहा है कि एमपी पुलिस को गोवा पुलिस के कामकाज का अध्ययन करना चाहिए ताकि पर्यटकों की सेफ्टी पर ज्यादा काम किया जा सके। जानकारी के मुताबिक हाल ही में हुए एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इस संबंध में राज्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना सहित अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश पुलिस को गोवा पुलिस की व्यवस्था का अध्ययन करने का निर्देश दिया ताकि राज्य में आने वाले पर्यटकों को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। गृह मंत्री ने अधिकारियों को मध्य प्रदेश में एक उचित पर्यटक पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए पर्यटकों की संख्या, उनके मूल देश और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में उचित जानकारी एकत्रित करने का भी निर्देश दिया। मिश्रा ने कहा कि इस तरह की जानकारी जुटाकर ही बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। दरअसल बीते महीने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक टूरिस्ट से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसे लेकर अब गृह मंत्री सख्त हो गए हैं। इसी के साथ मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गोवा में काफी ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं और गोवा पुलिस उनकी सुरक्षा करती है। इसी प्रकार अब मध्य प्रदेश पुलिस भी पर्यटक सुरक्षा के कड़े इंतजाम करेगी। गोवा पुलिस की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और उनकी व्यवस्था देखने के लिए एमपी पुलिस का एक दल जाएगा। गुना की छात्रों से हुई दुरंदगी का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में दुरंदगी की सारी हदें पार होती हुई नजर आ रही हैं। कार में बैठे एक आरोपी को बेहोशी की हालत में पड़ी छात्रा से छेड़छाड़ करते देखा जा सकता है। गैंगरेप के 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं और 2 अभी मौके से फरार चल रहे हैं। फरार आरोपी वीडियो वायरल कर खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। गौरतलब है कि गुना के चांचोड़ा इलाके में शुक्रवार को 15 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। छात्रा एक मकान में बेहोश मिली है। फिलहाल छात्रा अस्पताल में भर्ती है और बेहोशी की हालत में है और फिलहाल उनका इलाज जो है वो चल रहा है और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरार आरोपियों ने खुद बेगुनाह बताते हुए वीडियो वायरल कर दिया है। एक आरोपी विवेक के घर को गिराने पुलिस बुलडोजर लेकर गादेर गांव पहुंची। बुलडोजर लेकर आरोपी की मां बेहोश हो गई और उसने बेटे को बेकसूर बताया। परिजनों ने भी पुलिस को विवेक की बेगुनाही के सबूत गिनाए और उन्होंने बताया कि दीपावली के पटाखे फोड़ते समय विवेक का हाथ जल गया था। हाथ जलने की वजह से विवेक दैनिक कामकाज नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा कि इसलिए विवेक अपराध नहीं कर सकता। हालांकि इस दौरान पुलिस ने आरोपी की मां और परिजनों की एक नहीं सुनी और मकान पर बुलडोजर चला दिया। आरोपी सुमित मीना ने वीडियो वायरल कर कहा कि लड़की उसकी पहचान कर ले और तब तक कार्रवाई ना की जाए। हालांकि उसने अपने वीडियो में स्वीकार किया है कि उसका बैग कमरे में रखा हुआ था, लेकिन घटना के समय वहां कहां था वीडियो में उसने नहीं बताया। घटना के एक और आरोपी अभिषेक ने वायरल वीडियो में दावा किया है कि उसने अपने रूम की चाबी दोस्त को दी थी और उसे नहीं पता कि रूम पर लड़की कब पहुंची और उसने बताया कि जब वो रूम पर पहुंचा तो लड़की रूम पर ही थी। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी की परीक्षा 5 और 6 नवंबर को होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्र अलॉट कर दिए गए हैं और पूरे प्रदेश में 639 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा 65 परीक्षा केंद्र हिसार जिले में बनाए गए हैं। वहीं रोहतक, जींद, नुहू, झज्जर और चरखी दादरी कोई सेंटर नहीं बनाया गया। सबसे कम परीक्षा केंद्र की बात करें तो यमुनानगर में 9 बताए गए हैं। और बता दें कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 11:45 तक होगी और इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे रखा गया है। वहीं दूसरी शिफ्ट शाम 3 बजे होगी और 4 से 45 बजे तक ये शिफ्ट होगी और रिपोर्टिंग टाइम इसमें 1:30 बजे रखा गया है। नकल की वजह से आधार कार्ड के जरिए एग्जाम सेंटर में शिनाख्त की जाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। पूरे राज्य में 13,700 निजी और रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, सरकार ने महिला अभ्यर्थी के साथ सहायक के तौर पर एक पारिवारिक सदस्य को भी मुफ्त परिवहन सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा।
अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए प्रत्येक जिले में डीटीसी की जिम्मेदारी लगाई गई है। बता दें आपको कि सीईटी की परीक्षा के लिए 11,36,874 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें से 6,95,241 पुरुष हैं और 4,41,628 महिला शामिल हैं। परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए परीक्षा का समय 100 मिनट होगा। वहीं अभ्यर्थी की ओर से 5वें विकल्प के भरने के लिए अतिरिक्त 5 मिनट दिए जाएंगे। सिटीलाइट इलाके में तड़के सड़क से बच्चे का अपहरण करने के बाद 25 वर्षीय डंपर ट्रक चालक ने वाहन के कैबिन के अंदर 2 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से रेप और यौन उत्पीड़न कर दिया। एक पुलिस गश्ती दल की समय पर कार्रवाई ने नाबालिग की जान बचाई और पुलिस ने कहा कि नाबालिग को मदद के लिए चिल्लाने से रोकने के लिए उसका गला घोट दिया। और बता दें, पुलिस ने कहा कि उसके निजी अंगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मगदल्ला इलाके के रहने वाले बालकृष्णु को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग की प्राथमिक जांच में उसके साथ रेप होने की बात सामने आई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, आरोपी बालकृष्ण का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा। घटना के मामले में पुलिस ने कहा कि आरोपी ने सिटीलाइट इलाके से लगभग 2 बजे नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था, जहां बच्चा अपने परिवार के साथ फ्लाईओवर के नीचे रहता है और गश्त ड्यूटी पर पुलिस नियंत्रण कक्ष वैन कुछ मिनट बाद मौके पर पहुंच गई और वैन में माता पिता को बैठाकर घटनास्थल की तरफ लेकर जाया गया, जिस तरफ ट्रक गए थे। और बता दें कि एक पुलिस अधिकारी ने टीआईओ को बताया कि जब पुलिस के कैबिन का दरवाजा खोला तो आरोपी नाबालिग के साथ ट्रक के कैबिन में मिला और नाबालिग का मुंह कपड़े से और एक टुकड़े से दबा हुआ था। जल्द ही टीम ने नाबालिग को अस्पताल में भेज दिया और पीड़ित का दिहाड़ी मजदूर परिवार महाराष्ट्र से है और रोजगार की तलाश में शहर आया हुआ था। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्दी में बढ़ोतरी देखी जा रही है और अब दिन में भी हल्की धूप निकल रही है। इसकी वजह से मौसम नर्म और खुशनुमा होने लगा है। वहीं सुबह, शाम और रात में ठंड में हल्का इजाफा हो रहा है। इसी बीच सुबह में धुंध और कोहरा भी छाने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को भी दिल्ली में सुबह से धुंध छाई रहेगी और दिन में मौसम साफ रह जाएगा। बता दें कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह का रहने का अनुमान जताया। वहीं शनिवार से आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम दिल्ली जैसा ही रहेगा। इसी दौरान अधिकतम तापमान 30 और 32 डिग्री के बीच, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इससे पहले बुधवार को भी सुबह से धुंध छाई रही और दिन में धूप निकली। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से एक ज्यादा 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुलता जा रहा है। गुरुवार की सुबह वायु प्रदूषण में और बढ़ोतरी हुई है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के आईटीओ में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में 442 दर्ज हुआ है। वहीं आनंद विहार में गंभीर श्रेणी में 439 रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Hello, ladies. नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। सो चीजी नील, यंग रोमांस है हमारा। कुछ हटके, कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा?
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहां अब तक तकरीबन 1000 लोगों की इलाज रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और इसके साथ ही आधा दर्जन मौतें भी हो चुकी हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। जिले में डेंगू के मच्छरों ने अब तक स्कूल में भी डंक मारना शुरू कर दिया है। यहाँ पिछले हफ्ते शहर के एक नामचीन स्कूल में डेंगू पीड़ित एक टीचर की क्लासरूम में ही मौत हो गई थी। अब सीबीएसई बोर्ड से संबंधित स्कूल के 1.5 दर्जन के करीब टीचर्स डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आ गए हैं। तमाम टीचरों के बीमार होने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। प्रयागराज में हालात इतने बिगड़ और बदतर हो गए हैं। लगातार डेंगू अब कोरोना की तरह महामारी का रूप लेता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जिले में डेंगू के हालात पर गहरी नाराजगी जताते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी आंकड़ों की बाजीगिरी में लगे हुए हैं और जबकि जमीनी हकीकत एकदम अलग है। कोर्ट ने अफसरों को 48 घंटे की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आदेश दिया। साथ ही डीएम और सीएमओ समेत तमाम अफसरों को 4 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया। प्रयागराज में डेंगू भले ही खतरनाक रूप लेता जा रहा है, लेकिन सरकारी अमला साफ सफाई और एंटी लार्वा के छिड़काव फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ज्यादातर काम सरकारी फाइलों तक ही सीमित है और कहा जा सकता है कि महामारी जैसे हालात भी व्यवस्थाएं राम भरोसे ही चल रही हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स को लेकर भी महामारी की नौबत सामने आ रही है। यूपी के अलीगढ़ के जिला महिला अस्पताल में निकाले जाने से नाराज संविदाकर्मी ने सीएमएस ऑफिस के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। सुबह से ही प्रदर्शन करते हुए संविदाकर्मी की जब कोई नई सुनवाई हुई तो उन्होंने सीएमएस ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया और वहां कूड़े का ढेर भी फेंक दिया गया। सीएमएस और कर्मचारी काफी देर तक बंधक बने रहे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और मजिस्ट्रेट ने उनके वहां से निकाल दिया और संविदाकर्मी ने बताया कि 4 साल से कम हम नौकरी कर रहे हैं और बता दें कि मैडम ने हमें बिना नोटिस कर निकाल दिया और कहा कि आपकी जरूरत नहीं है, लखनऊ कंपनी से बात कीजिएगा। कंपनी ने मना किया कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया है, ना हमने किसी को निकाला है। सीएमएस ने फर्जी तरीके से निकाला है। आज हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं और धरने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरन हमें सीएमएस ऑफिस के बाहर ताला लगाना पड़ा और कूड़ा गिराना पड़ा। वहीं मामले पर सीएमएस से डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ एमसीएच बिल्डिंग है और इसमें 10 सफाई कर्मचारी और एक माली काम करते हैं। आउटपुट कंपनी से अब क्लीनिंग और गार्डनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी को चला गया है, वहां भी कार्य कर रही है। 2 कंपनियों की डुप्लीकेसी होने की वजह से हमारे पास ऑडिट ऑब्जेक्शन आया और यहाँ डबल पेमेंट हो रहा है। एक ही कंपनी है, इसलिए दोनों का पेमेंट नहीं किया जा सकता। अब ऑब्जेक्शन को निर्धारित करने के तहत कंपनी वालों को लिखा है कि आप अपने 40 से 10 सफाई कर्मचारी और माली को वापस लीजिए। तो ये धरना प्रदर्शन दिया है वहां पर कंपनी के बाहर बैठकर। यूपी के उन्नाव में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। यहां बेखौफ दबंगों ने बच्चों से हुए मामूली विवाद के बाद दलित परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी में आग लगाने का विरोध करने पर दबंगों ने दलित परिवार के लोगों को जमकर पीटा। आग से लाखों की संपत्ति और नकदी भी जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में कन्वापुर गांव में दलित परिवार पर दबंगों का कहर टूटा। बच्चों में हुई कहासुनी को बड़ों में विवाद की वजह बना दिया, जिसके चलते दबंगों ने दलित परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। झोपड़ी के अंदर रखे कपड़े, राशन और गृहस्थी के सामान सहित नकदी भी जलकर राख हो गई। रात का समय होने के कारण गांव के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास तो किया, लेकिन विकराल हो चुकी आग सब कुछ राख करने के बाद ही बुझी। बता दें कि उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में अपराध रोकने के नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर अपराध इस कदर बेखौफ हैं, उन्हें पुलिस और कानून का जरा भी फिक्र नहीं है। बेखौफ दबंगों ने आग लगाने का विरोध करने पर पीड़ित दलित परिवार के युवक को जमकर पीटा और यही नहीं, झोपड़ी में आग लगाकर सभी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस देर रात सुबह तक मामले की लीपापोती में जुटी रही और सुबह मामला बढ़ता देख पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। भरतपुर में इंदिरा रसोई के बर्तनों को सुअर चाटने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी हमला साध रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि अभी तो सुअर बर्तनों को चाट रहे हैं और ना जाने खाने में भी क्या मिलाया जाता होगा। उन्होंने गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक है और धोखा कहा है इसे। इंदिरा रसोई के लिए
बीजेपी नेता ने कड़े नियम बनाने और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार का कहना है कि मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा, महारानी जया कॉलेज के पास संचालित इंदिरा रसोई के बर्तनों को सुअर चाटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संचालक की लापरवाही की जांच हो रही है। उप निदेशक क्षेत्रीय विस्तार सुरेश यादव का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इंदिरा रसोई का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और संचालक को 3 दिन में जवाब देने का नोटिस भी दिया है। कमिश्नर नगर निगम कार्रवाई कर रहे हैं और उन्होंने मामले को बहुत गंभीर रूप से लिया है और उन्होंने कहा है कि सभी इंदिरा रसोई का इंस्पेक्शन कराया जा रहा है। संचालन में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंस्पेक्शन के लिए अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। भरतपुर शहर में संचालित इंदिरा रसोई के लिए आरएसएस और आईएएस अधिकारी को लगाया गया है। सभी अधिकारी इंदिरा रसोई की जांच करेंगे और कर्मियों को दुरुस्त किया जाएगा। अनियमितता मिलने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंदिरा रसोई योजना के तहत गरीबों को 8 रुपए में खाना मिलता है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोरोना महामारी के समय योजना की शुरुआत की थी। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी का एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सांसद जोशी अन्य नारकोटिक्स कर्मी द्वारा कथित वसूली को लेकर एक सरकारी कर्मचारी से पहले बात शुरू की और बता दें एकाएक उस सरकारी कर्मचारी को तमाचा जड़ दिया। इस दौरान कई पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद थे। यह पूरा मामला प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है और दरअसल प्रतापगढ़ जिले में अफीम पट्टों में नामांतरण के नाम पर रिश्वत मांगने का एक मामला प्रकाश में आया है और इसमें कर्मचारी द्वारा मांग की जा रही थी। रिश्वत की शिकायत मिली और शिकायत मिलते ही चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी नारकोटिक्स कार्यालय प्रतापगढ़ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से रिश्वत के मामले में पूछताछ की और इस दौरान जैसे ही एक कर्मचारी नामांतरण के नाम पर 5-5 हजार रुपए लेने की बात कही तो सांसद जोशी गुस्से में आ गए और उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी में उस कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। सांसद सीपी जोशी द्वारा किए गए इस निरीक्षण और थप्पड़ मारने की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। बताया गया है कि ये कार्मिक ठेका कर्मी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।